हेलो बच्चों। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, मतलब पर्सनैलिटी असेसमेंट में हमने प्रोजेक्टिव टेक्निक पढ़ लिया था। आज हम पर्सनैलिटी असेसमेंट में लास्ट टेक्निक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बिहेवियरल एनालिसिस। यानी कि हम इसमें किसी के बिहेवियर को एनालिसिस करेंगे। ओके। अ पर्सन्स बिहेवियर इन वेराइटी ऑफ सिचुएशंस कैन प्रोवाइड अस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मतलब कि भाई किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर है वो अलग अलग सिचुएशन में वो हमें बता सकता है कि वो कैसा, मतलब कि आगे चल के करने वाले कोई भी पर्सन है उनके क्या कहते हैं कि अगर हमें उनके बिहेवियर को समझना है तो अलग अलग सिचुएशन में हमें उनके क्या कहते हैं कि बिहेवियर को देख करके उनको एनालिसिस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है या कैसी नहीं है। ओके। तो इसमें सबसे मेन चीज क्या है? ऑब्जर्वेशन का सबसे मेन चीज, यानी कि बेसिस ऑफ बिहेवियरल एनालिसिस। बताओ बेसिस ऑफ बिहेवियरल एनालिसिस क्या होगा? ऑब्जर्वेशन। बेसिस ऑफ बिहेवियरल एनालिसिस क्या होगा? ऑब्जर्वेशन। ओके। अब कोई ऑब्जर्वर जो भी है वो क्या होते हैं, रिपोर्ट करते हैं कि जो भी रिपोर्ट करेंगे ऑब्जर्वर से रिपोर्ट, किसी भी ऑब्जर्वर की जो रिपोर्ट होगी उसमें क्या होगा कि वो डेटा कहाँ से लेंगे। जो कोई भी ऑब्जर्वर, मान लो मैंने ही आपको अब देखना शुरू कर दिया कि आप ऐसे पढ़ रहे हो या कैसे नहीं पढ़ रहे हो, तो मैं ऑब्जर्वर हुआ और आपके बारे में जो भी डेटा लिखूंगा वो कैसे लिख सकता हूँ? आपका इंटरव्यू लेकर के, या आपको मैं देख करके, या रेटिंग्स के थ्रू, या नॉमिनेशन के थ्रू, या सिचुएशनल ट्विस्ट। यानी कि ये पांच चीजें हमें पढ़ना है। सिंपल सी बात है, छोटी छोटी बातें हैं, यहाँ पे हम समझ लेते हैं। देखो इंटरव्यू के थ्रू क्या होता है, इंटरव्यू में दो तरीके से ले सकता हूँ आप। इंटरव्यू एक होता है कि कहते हैं कि स्ट्रक्चर्ड भी होता है, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। ओके। इंटरव्यू का यूज किस लिए किया जाता है? पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए किया जाता है। इंटरव्यू जी, सबसे ज्यादा पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए क्या यूज किया जाता है? इंटरव्यू। दिस इन्वॉल्व्स टॉकिंग अ पर्सन बीइंग असेस्ड, जिसको, अच्छा, कि इंटरव्यू में क्या होता है कि आप जिसका टेस्ट ले रहे हो, यानी कि जिसका पर्सनैलिटी असेस कर रहे हो, उससे बातचीत कर चल रही होगी आपसे, आप उससे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछोगे। ठीक है। यानी कि ये डायग्नोस्टिक इंटरव्यू जनरली इन्वॉल्व इन डेप्थ इंटरव्यूइंग। इसमें क्या होता है कि आप पता, जब कुछ चीजों का पता लगा रहे होगे तो आपको इन डेप्थ इंटरव्यू करना पड़ता है। हाँ। तो आपको उनको क्या कहते हैं कि रिप्लाई, उनको क्या कहते हैं कि, हाँ, तो फटाफट उनसे इतना सारा क्वेश्चन पूछना पड़ता है बहुत बड़े लेवल पे। तो इसमें इंटरव्यूज में भी स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने बताया, इंटरव्यू स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका क्या है गोल, क्या यानी कि आपके असेसमेंट का क्या गोल है, इस बात पे डिपेंड करता है। अगर अनस्ट्रक्चर्ड होगा तो क्या होगा? अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, जो इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर मतलब कि कोई जो इंटरव्यू लेने वाले लोग होंगे, ओके, इंटरव्यूअर सीक्स टू डेवलप एन इम्प्रेशन अबाउट पर्सन बाय आस्किंग नंबर ऑफ क्वेश्चन। वो कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं कि अच्छा भाई ये बता दो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, अच्छा तुम ऐसा ही क्यों करते हो, ये सारी बातें। जो पर्सन, जैसा कि वो अपने आप को वो आंसर देते हैं, इस बात से मतलब कि उनके बिहेवियर के बारे में पता चल जाएगा। ओके। स्ट्रक्चर में क्या होता है? ऑलरेडी स्पेसिफिक क्वेश्चन। स्ट्रक्चर में क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे और एक सेट ऑफ प्रोसीजर होगा कि भाई आपको क्या कहते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चंस पूछने हैं और इसी लाइन में पूछने हैं। ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन भी करना पड़ता है। ओके। उसके साथ में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन भी करना पड़ता है और रेटिंग स्केल्स के थ्रू नंबर। तो ये था कहानी, किसकी थी भाई? इंटरव्यू की थी। इंटरव्यू की तरह के थ्रू डाटा हम एक्वायर कर सकते हैं। दूसरा होता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? आप किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, किसी की बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, तब भी आप क्या कहते हैं कि उस पर्सन को असेस कर सकते हो। ठीक है। उस पर्सन को असेस कर सकते हो, तो यानी कि बिहेवियरल एनालिसिस में नेक्स्ट जो है ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ऑब्जर्वेशन के लिए आपको एक ट्रेन्ड पर्सन की जरूरत होगी। ऑब्जर्वेशन कभी भी कोई अनट्रेन्ड पर्सन नहीं कर सकता। ऑब्जर्वेशन में कोई अनट्रेन्ड पर्सन कर सकते हैं क्या? नहीं भाई। इसमें क्या होगा कि बहुत, क्योंकि माइन्यूट डिटेल चाहिए कि अच्छा भाई कैसे कोई पर्सन बिहेव कर रहे हैं, कैसे नहीं, उनको समझ होनी चाहिए। अब पता चला किसी को पता ही नहीं है कि भाई कि कैसे ऑब्जर्व करना है, तब तो फिर वो, तो इसीलिए क्लियरफुल ट्रेनिंग होनी चाहिए ऑब्जर्वर की। बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि उनको डिटेल्ड गाइडलाइन होना चाहिए कि आपको ये डिटेल्स आपको ध्यान में रखनी ही होगी। ठीक है। तो अब जैसे क्या होता है, कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अपने क्लाइंट के इंटरेक्शन को उनके फैमिली मेंबर के साथ में ये सब ध्यान में रखते हैं, तो वैसे ही आपको भी क्या कहते हैं कि एक जो ऑब्जर्वेशन होता है वो बढ़िया से करना चाहिए। ठीक है।
अच्छा, इतना सारा चीजों के बावजूद ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू मेथड में कुछ लिमिटेशन है। ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू मेथड में क्या है, कुछ लिमिटेशन है। सबसे पहला लिमिटेशन क्या है, इसमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर कलेक्शन ऑफ यूजफुल डेटा। क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा करेक्शन, मतलब आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। क्योंकि आपको ट्रेनिंग देना पड़ रहा है, तो इसलिए क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। दूसरा क्या है, मेच्योरिटी ऑफ साइकोलॉजिस्ट इज प्री कंडीशन। साइकोलॉजिस्ट जो है, जो ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं, उनका क्या कहते हैं कि उनके मेच्योरिटी है या नहीं, तो वो वैलिड डेटा वो क्या कहते हैं कि एब्जॉर्व कर सकते हैं या नहीं, या वैलिड डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, ऑब्जर्वेशन का, ऑब्जर्वर का प्रेजेंट भी कभी कभी क्या हो सकता है कि लोगों के बिहेवियर को क्या करता है, सही कर सकता है। कि भाई कोई देख रहा है कि अच्छा मुझे ये लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो सही से बिहेव करना शुरू कर सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये तीन चीजें होती हैं जिससे क्या कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा, ऑब्जर्वेशन और वो क्या कहते हैं इंटरव्यू में थोड़ी सी क्या कहते हैं कि लिमिटेशन है। अगला आता है बिहेवियरल रेटिंग्स। बिहेवियरल रेटिंग्स की जब मैं बात करूं, तो अच्छा, ये बिहेवियरल एनालिसिस के पार्ट है, ध्यान रखना, ये बिहेवियरल एनालिसिस के, ये सब अभी जितने मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब पार्ट है। इसमें बिहेवियरल रेटिंग्स में क्या होता है, बिहेवियरल रेटिंग्स आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इन एजुकेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटिंग। मतलब कि अब क्या होता है कि किसी के बिहेवियर की रेटिंग्स करनी होती है कि भाई अच्छा ये कैसे, ये ऐसे क्यों, मतलब कि कोई पर्सन कैसे पढ़ा रहा है, इस चीज को जानना है। हाँ, कोई भी पर्सन कैसे पढ़ा रहे हैं ये चीज जानना है, तो आपको क्या करो, क्योंकि रेटिंग करवा दो बच्चों से। तो अगर बच्चे उनके बारे में क्या बोलते हैं, इससे भी पता चल जाएगा भाई कि अच्छा, या उन्हीं से रेटिंग करवा लो। जिस किसी के बिहेवियर को समझना है, तो मेरे मेरे बिहेवियर को समझता है, तो मेरी रेटिंग ले लो, मेरे मुझसे रेटिंग करवा लो, ऐसा कुछ। समझ आए ना। बिहेवियरल रेटिंग्स आर जनरली टेकन फ्रॉम पीपल हु नो द एसएससी, हाँ, जिसको आप एसेस कर रहे होगे, वो जानते होंगे इंटीमेटली एंड हैव इंटरेक्टेड विद हिम और हर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वही मतलब कि, हाँ, हैड अ चांस टू ऑब्जर्व हर एज। मतलब कि अगर मान लो जिसको तुम असेस कर, उसको एसएससी बोला जाता है। अगर मान लो कि एक पर्सन को असेस किया जा रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि हर कॉलेज में लगभग क्या होता है कि कॉलेज वगैरह में क्या होता है कि टीचर के लिए क्या होता है, आता है फीडबैक फॉर्म भरना होता है कि टीचर कैसे पढ़ाते हैं कैसे नहीं। तो आप भाई, आप उनके बिहेवियर के बारे में रेटिंग्स दे रहे हो, आप उनके, जब टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं कैसे नहीं पढ़ा रहे हैं, इस ये मतलब कि टीचर के बारे में क्या हुआ कि आप रेटिंग दे रहे हो, तो इस रेटिंग को देना होता है। ठीक है। दे अटेम्प्ट टू पुट इंडिविजुअल्स इनटू सर्टेन कैटेगरी। तो इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल को आप ऐसे रख दो, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, या अच्छा पढ़ाते हैं, या पढ़ा जस्ट मतलब एवरेज पढ़ाते हैं, या एकदम बेकार पढ़ाते हैं, या एकदम बेकार पढ़ाते हैं। ऐसे पांच कैटेगरी आपने बांट दी, और आपको उसमें टीचर के लिए लिखना है कि भाई अच्छा इनकी ये क्वालिटी है, ये नहीं है। ठीक है, ऐसे कुछ क्वालिटीज के लिए आपको ये, बस यही है बिहेवियरल रेटिंग। ओके। इसमें क्या होता है, आपको स्केल्स के बेसिस पे आपको ये नंबर देना होता है कि ये सारी चीजें। ओके, यहाँ तक बात समझ आए। इसकी भी एक लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन एक है कि अगर मान लो कि क्या कहते हैं कि रेटर्स ऑफन डिस्प्ले बायसेस दैट कलर दियर जजमेंट्स ऑफ डिफरेंट रेट। अब मान लो कि किसी को, मुझे एक कोई टीचर अच्छा लगता है, हाँ, कोई टीचर, किसी टीचर की कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी अच्छी लगती है, उसके वजह से वो अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो मतलब, लेकिन फिर भी क्या होता है, बच्चे क्या होता है कि मतलब कि किसी ने देखा कि अच्छा ये टीचर मेरे साथ तो बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, दिस मीन्स वो अच्छा पढ़ाते हैं, वो लिख देते हैं भाई कि अच्छा। तो मतलब कि यही होता है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट का मतलब क्या होता है, आपको किसी, मतलब कि किसी और चीज की वजह से, किसी और चीज की वजह से आप क्या करते हो, किसी और चीज में क्या कहते हो उनको, क्या कर देते हो कि जजमेंट बना लेते हो उनके ऊपर। ठीक है, किसी एक चीज की वजह से किसी दूसरे चीज के ऊपर जजमेंट बना लेना ही हेलो इफेक्ट कहलाता है। जैसा कि मैंने बताया, किसी टीचर ने आपसे अच्छे से बातचीत, किसी टीचर ने आपसे अच्छे से बातचीत करी, दिस डज नॉट मीन कि वो अच्छा पढ़ाते हैं भाई। ठीक है, वो तो अच्छा, तो वो कंटेंट देख करके होगा ना कि अच्छा पढ़ाते हैं या बेकार पढ़ाते हैं। मैं अच्छा पढ़ाता हूँ या बेकार पढ़ाता हूँ, मैं आपसे अच्छे से बात करूँ, दिस डज नॉट मीन कि मुझे आता है या नहीं आता है। लेकिन वही वाली चीजें हो गई कि भाई क्या कहते हैं कि मैंने जूता अच्छा पहना हुआ है, दिस मीन्स अच्छा पढ़ाता हूँ, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ ना। लेकिन फिर भी लोग ऐसा कर लेते हैं, तो इसलिए भी ये हेलो इफेक्ट से थोड़ा सा ये तो, जो क्या कहते हैं कि ये बिहेवियरल रेटिंग्स होती है, वो हेलो इफेक्ट से अफेक्टेड होती है। दूसरा चीज क्या होता है, इसमें होता है मिडिल कैटेगरी बायस होता है या एक्सट्रीम बायस होता है।
कभी कभी कुछ लोग होते हैं पाँच 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 मार्क्स देते हैं, 5 स्टार। कभी कभी कुछ लोग होते हैं 1 स्टार 1 स्टार 1 स्टार। कुछ लोग होते हैं कि हम कुछ भी होगा ना तो ज्यादा देंगे ना तो कम देंगे, हम 3 दे देंगे। तो ये क्या होता है, कभी कभी इसमें क्या होता है, मिडिल कैटेगरी बायस भी आ जाता है, कभी कभी स्ट्रिंग बायस आ जाता है। तो ये दो कमियां हैं इसमें, किसमें क्या कहते हैं कि ये दो कमियां आपको मिल जाएंगी कि कहते हैं कि बिहेवियरल रेटिंग में। लेकिन पहले भी इन सब कमियों के बावजूद भी क्या हुआ है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। दीज टेंडेंसीज कैन बी ओवरकम अगर आप किसी को प्रॉपर ट्रेनिंग दे देते हो। अगर आपको हैलो इफेक्ट को कम करना है, या मिडिल कैटेगरी बायस को कम करना है, या एक्सट्रीम बायस को कम करना है, तो आप सीधे सीधे क्या करो, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दो। तो लोगों को जब प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी तो वो इससे छुटकारा पा सकते। ओके। अब अगला आता है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन में क्या होता है, नॉमिनेशन में क्या होता है कि किसी पर्सन को बोला जाएगा भाई कि देखो समझो, दिस मेथड ऑफन यूज्ड इन ऑब्टेनिंग पीयर असेसमेंट। ध्यान रख लो, पीयर असेसमेंट के लिए यूज किया जाता है, दोस्तों वगैरह के साथ में रहने के लिए ये इसको पीयर असेसमेंट किया जाता है। ठीक है। नॉमिनेशन किसका यूज किया जाता है, पेयर असेसमेंट। इट कैन बी यूज्ड विद पर्सन्स हु हैव बीन इन लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन एंड हु नो द। अगर मान लो दो लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तब ये जा करके ये चीजें होती है। नॉमिनेशन वाला मेथड जो होता है, जब लोग अच्छे से एक दूसरे को जानते रहते होते हैं, वहां पे नॉमिनेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नॉमिनेशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। इन यूजिंग नॉमिनेशन एंड ईच पर्सन इज आस्क्ड टू चूज वन और मोर पर्सन ऑफ अ ग्रुप। मतलब कि एक पर्सन से बोला जाएगा कि तुम एक ग्रुप में से, तुम इनमें से किसके साथ में रहना चाहते हो। ठीक है, या तुम इनमें से किसके साथ में पढ़ना चाहते हो, या तुम इनमें किसके साथ में खेलना चाहते हो। तो इससे उनके बिहेवियर के बारे में पता चल जाए। ठीक है। द पर्सन में ऑल्सो आस्क टू स्पेसिफाई। अब उससे कभी कभी रीजन भी पूछ लिया जाएगा, आपने इन्हीं को ही क्यों चुना, आपने इन्हीं के साथ में रहने को क्यों चुना, आपने इन्हीं के साथ में पढ़ने को क्यों चुना, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉमिनेशंस क्या होते हैं, ये क्या होता है कि दस रिसीव्ड में बी एनालाइज एंड टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी एंड बिहेवियरल क्वालिटीज ऑफ द पर्सन। तो यानी कि उसके बिहेवियरल क्वालिटी को समझा जा सकता है। तो ये देखो, नॉमिनेशन में जो होता है वो कि केवल जस्ट इतना समझ लो कि इसमें पीयर असेसमेंट के लिए होता है, कोई पर्सन साथ में रह रहा है तब जाकर के ये बढ़िया से। लेकिन इधर कभी कभी ये क्या होता है, पर्सनल बायस से अफेक्टेड होता है। कभी कभी ये क्या होता है, पर्सनल बायस से अफेक्टेड होता है। लास्ट जो है इसका सिचुएशनल टेस्ट। सिचुएशनल टेस्ट में क्या होता है, आपको अलग अलग सिचुएशन से गुजारा जाएगा, और आपसे मतलब कि हर सिचुएशन का आपका वो जायजा लिया जाता है कि अच्छा भाई, मान लो कि आपके साथ मतलब कि कोई एक पर्सन है ए, हाँ, उसके सामने और एक बी है। अब बी को मैंने भेज दिया कि भाई चलो ठीक है, इसका टेस्ट लेते हैं ए का। तो ए कैसे बिहेव कर रहा है या कर रही है, तो ये ध्यान में रखना है मुझे कि ए कैसा बिहेव करती है, इसको समझना था मुझे। तब जो ये पर्सन ए है, अब इसके सामने मैंने बी को कहा कि भाई खूब नाचियो इसके सामने। जब ये पढ़ने की कोशिश करे, इसके सामने नाचती रही हो नाचती रही हो। अब ए जब पढ़ने की कोशिश करती, बी डांस करने लगती। तो अलग अलग सिचुएशन में बी देख रही है, अच्छा ये ऐसे बिहेव कर रही है। मतलब कि ए के बिहेवियर को देख रहे हैं अलग अलग सिचुएशन में, कौन देख रही है, बी। ऐसे चीज को बोला जाता है सिचुएशनल टेस्ट। अलग अलग सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा। वो क्रिएट कैसे भी किया जा सकता है, और आर्टिफिशियली या नेचुरली वो कैसे भी क्रिएट किया जा सकता है। उस सिचुएशन में उसका टेस्ट लिया जाता है, तो फिर बोला जाता है सिचुएशनल टेस्ट। ओके। तो देख लो, अ वैरायटी ऑफ सिचुएशनल टेस्ट हैव बीन डिवाइज्ड। असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए अलग अलग सिचुएशनल टेस्ट है। सबसे जो मेन टेस्ट है उसका जो नाम है, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, उसका नाम है सिचुएशनल टेस्ट। इट प्रोवाइड्स अस विद इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ पर्सन बिहेव। कि अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगा, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो उसमें कोई भी पर्सन कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसके बारे में ये बताता है स्ट्रेस सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट। ओके। द टेस्ट रिक्वायर्स अ पर्सन, जैसा कि मैंने बताया कि एक पर्सन कोई काम कर रहा है तो दूसरा पर्सन जो होता है वो उनको नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर, मतलब उनको परेशान करते रहेंगे। जब उनको परेशान करते रहेंगे तो वो कैसे बिहेव करते हैं, इस बात को समझने के लिए किया जाता है सिचुएशनल टेस्ट। ओके। इस प्रकार से हमारा जो असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी का जो टॉपिक जो था, ये तीसरा बिहेवियरल एनालिसिस, वो खत्म होता है। ओके। इतना बात समझ आ गई। ठीक है।